हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण के बारे में। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव जिसको हम लोग वैद्युत जोड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे धन आवेश और ऋण आवेश की एक जोड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग वैद्युत जोड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसके पहले हम लोग एक छोटे से पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में संबंध। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, मान लीजिए यह ऋण आवेश है, ठीक है, और ये धन आवेश है, मतलब यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। ओहो, ये मजनू है और ये लैला है, ये दोनों मिलकर एक वैद्युत जोड़ा बना रहे हैं, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जितना लैला का परिमाण है, जितना मजनू का परिमाण है उतना ही यहाँ पर लैला का भी परिमाण है। मैं इसे नीचे लिख रहा हूँ, प्लस क्यू माइनस क्यू। ऋण आवेश को हम लोग मजनू माने हैं और धन आवेश को लैला माने हैं। ओके, तो देखिए, इन दोनों के अक्षीय स्थिति में r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था वो क्या आया था, 2kp/r3। ठीक है, अच्छी स्थिति में मध्य बिंदु से r दूरी पर, या द्विध्रुव से कह सकते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आया था, E अच्छी इक्वल टू आया था 2kp/r3। ओके, और इसी द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर, सेम उतनी ही दूरी पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया था, कितना आया था, हम लोग लिख सकते हैं E निरक्षीय आया था kp/r3। ओके, ठीक है, तो देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा मजनू से लैला की ओर होती है। मजनू हमेशा लैला को देखता रहता है जब भी ये पास होते हैं। ठीक है, जब भी लैला मजनू पास होते हैं तो मजनू हमेशा किसको देखता रहता है, लैला को। ठीक है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो किधर होती है, मजनू से लैला की ओर होती है। ओके, इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं E अक्षीय बराबर कितना है, 2kp/r3। अगर हम लोग देखें तो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, kp/r3। ओके, और यहाँ से देखिए kp/r3 किसके इक्वल है, E निरक्षीय के। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं 2E निरक्षीय। ओके, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वह निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के मान के 2 गुना होता है। ठीक है, अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वह निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के मान का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, अगर इसी को हम लोग सदिश रूप में लिखें, ठीक है, इसी संबंध को हम लोग सदिश रूप में लिखें, तो देखिए हम लिख सकते हैं E अक्षीय सदिश रूप में इक्वल टू कितना था, 2kp/r3, और जो दिशा P का होता है वही दिशा E अक्षीय का होता है। मतलब अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के समान होता है। ठीक है, और हम ये जानते हैं
ई निरक्षीय का जो मान होता है, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वह Kp/r³ के इक्वल होता है, लेकिन जो दिशा होता है ई निरक्षीय का वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस संबंध में, 1 मिनट में इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा होल्ड रखिएगा। यहाँ पे देखिए ई निरक्षीय ई अक्षीय का मान हम लिख सकते हैं, ई अक्षीय को हम लिख सकते हैं 2Kp/r³। ठीक है, और यहाँ से आप देखें तो ई निरक्षीय का जो मान होगा, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं Kp/r³ और यहाँ पे हम माइनस लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो Kp/r³ किसके इक्वल है? माइनस ई निरक्षीय के बराबर है। तो यहाँ पर ई अक्षीय बराबर हो जाएगा 2 माइनस ई निरक्षीय। ठीक है, इस सदिश रूप में हम लिखे हैं। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई अक्षीय इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2e निरक्षीय। तो इस सूत्र से आप देख रहे हैं, इस संबंध से आप देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वह वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के 2 गुना होता है। ठीक है, और माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं होती हैं वह विपरीत होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह बता रहा है कि जो ई अक्षीय का दिशा होगा वह ई निरक्षीय की दिशा के विपरीत होगा। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत जोड़े के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में संबंध। ओके, क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण। ठीक है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत जोड़े अर्थात लैला मजनू की जोड़ी पर लगने वाले बल आघूर्ण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट होल्ड रखिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और नेक्स्ट हेडिंग लगा दे रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग लगा दिया है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, अब देखिए एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर किसी स्रोत से एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग समांतर क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती हैं, समान दूरी पर होती हैं और समांतर होती हैं। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दिया गया है और इसका मान हम लोग मान लेते हैं कितना है, ई न्यूटन पर कूलम। ओके, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है, AB। ओके, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है। ओके, अब देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव का जो आवेश है वह -q है और +q है। ठीक है, यह वैद्युत द्विध्रुव 2 आवेशों -q और +q से मिलकर बना है और वैद्युत क्षेत्र से इसे थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं बना दे रहा हूँ डायग्राम अच्छे से। ओके, यह हो गया P। ठीक है, और 1 मिनट, ओके, ठीक है, और ये हो गया A + Q।
ओके, और ये हो गया माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव है वह वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। ओके, आपको पता होगा पिछले वाले वीडियोज में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जब किसी आवेश को हम लोग बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस आवेश पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होता है जिसका मान Q इंटू ई के बराबर होता है, जहाँ Q क्या है? आवेश का मान है, और E क्या है? बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान है। जब हम लोग किसी आवेश Q को बाह्य वैद्युत क्षेत्र E में रखते हैं तो उस पर एक वैद्युत बल आरोपित होता है और उसका मान Q इंटू ई के बराबर होता है। ठीक है, देखिए इस वैद्युत बल की जो दिशा होती है धन आवेश पर क्षेत्र की दिशा में होती है और ऋण आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। अगर आवेश का मान धनात्मक है तो वैद्युत बल की दिशा जो होगी वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, लेकिन अगर वही आवेश ऋणात्मक है तो उस पर आरोपित जो वैद्युत बल का दिशा होगा वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव दो समान आवेशों का एक युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यह वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो इस क्षेत्र के कारण इसके इस द्विध्रुव के ऋण आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, और कितना लगेगा? F1 इक्वल्स टू Q इंटू ई। ओके, इसी प्रकार से इसके धन आवेश पर जो बल लगेगा वह कितना लगेगा? F2, और कितना लगेगा? Q इंटू ई। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको हम लोग F2 ले रहे हैं और इसको F1 ले रहे हैं। धन आवेश पर F1 बल लग रहा है और ऋण आवेश पर F2 बल लग रहा है, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q आवेश पर आरोपित वैद्युत बल कितना है? F1 इक्वल्स टू Q इंटू ई, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में। ओके, इसी प्रकार देखिए प्लस Q आवेश पर जो बल लगेगा उसका परिमाण कितना होगा? Q इंटू ई होगा, और जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ठीक है, इसी प्रकार माइनस Q आवेश पर आरोपित बल। ठीक है, इसको हम लोग F2 से दिखाए हैं, F2 से, और इसका मान कितना होगा? Q इंटू ई, लेकिन दिशा किधर होगी? क्षेत्र के विपरीत दिशा में। क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब ध्यान दीजिए F1 और F2 ये दोनों इसे वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित हैं। ठीक है, F1 और F2 ये दोनों इस वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित हैं और दोनों का परिमाण समान है, लेकिन दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रेमी जोड़े इस वैद्युत जोड़े पर आरोपित कुल बल कितना होगा? ठीक है, परिणामी बल कितना होगा? ठीक है, वैद्युत जोड़े यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल, तो जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा? F1 प्लस F2 पर यहाँ पे। ठीक है, अगर हम लोग सदिश रूप हटा दें, केवल परिमाण लिखें तो हम लिख सकते हैं F1 माइनस F2 जो परिणामी बल होगा,
क्योंकि इस वैद्युत द्विध्रुव पर F1 और F2 दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। तो परिणामी जो बल होगा वह कितना होगा, F1 माइनस F2 के इक्वल होगा। F1 कितना है, Q इंटू ई, और F2 कितना है, Q इंटू ई। तो QE माइनस QE कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण आरोपित जो बल है, वैद्युत बल, वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो समान बल विपरीत दिशाओं में लगे हुए हैं और दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं, दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। देखिए यहाँ पे दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। अतः दोनों बल F1 और F2 दोनों बल मिलकर इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म आरोपित करते हैं। ठीक है, एक बल आघूर्ण आरोपित करते हैं जो इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर F1 और F2 दोनों परिमाण में समान हैं, दिशाओं में क्या है, विपरीत है, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। अतः F1 और F2 इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण आरोपित करेंगे जो इसको क्षेत्र की दिशा में घुमा कर लाने का प्रयास करेगा। ओके, देखिए यहाँ पे अगर हम इस द्विध्रुव को फ्री रूप से छोड़ दें तो यह जो बल होगा इधर खींचेगा और ये वाला जो बल है इधर खींचेगा और फाइनली क्या होगा, ये घूमने लगेगा। ठीक है, तो इस बल युग्म के कारण बल वैद्युत द्विध्रुव पर जो आरोपित बल आघूर्ण होगा वो कितना होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ओके, इसमें मिटा दे रहा हूँ, 1 मिनट मिटाकर मैं एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे हमने स्टेटमेंट एक लिख दिया है। F1, चूँकि F1 तथा F2 दोनों का जो परिमाण है वो समान है, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं और उनकी क्रिया रेखाएं भी अलग अलग हैं। अतः ये दोनों बल F1 और F2 दोनों मिल करके इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म बनाते हैं। दोनों बल F1 और F2 दोनों मिल करके एक बल युग्म बनाते हैं जो इस वैद्युत द्विध्रुव में एक बल आघूर्ण उत्पन्न करता है और यह बल आघूर्ण इस द्विध्रुव को एक निश्चित दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि इसको द्विध्रुव को घुमा करके एक निश्चित दिशा में लाने का प्रयास करता है। ओके, तो देखिए यही बात मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि यह जो बल आघूर्ण उत्पन्न हुआ है वो वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित जो बल आघूर्ण होगा, ठीक है, वो कितना होगा, हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक डेरिवेशन करेंगे, छोटा सा डेरिवेशन। ठीक है, तो देखिए आपको पता है बल आघूर्ण बराबर होता है बल युग्म के किसी एक बल का मान तथा उनके बीच की, उनके क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, यहाँ पे बल आघूर्ण टाउ बराबर लिख सकते हैं किसी एक बल का मान, किसी एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी। ओके, मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैं ऊपर यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखा हो उसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैं मिटा दे रहा हूँ। ये आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके, स्टॉप करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ
टाउ बराबर होता है, यानी कि बल आघूर्ण बराबर होता है बलयुग्म के किसी एक बल का मान और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ से टाउ इक्वल्स टू, देखिए दोनों F1 और F2 में से किसी एक बल का परिमाण, तो हम लिख दे रहे हैं कितना है Q इंटू ई, ओके, इंटू दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यहाँ पे B है, देखिए यही होगा लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितना, हम ABC मान लेते हैं, ABC। तो लंबवत दूरी कितना होगा, यही होगा BC। ध्यान दीजिए अगर यह एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल थीटा है, तो इस एंगल का मान कितना, इस कोण का मान भी कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC में अगर आप देखें समकोण त्रिभुज ABC में, तो BC क्या होगा, लंब होगा, और AB क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। AB का जो लेंथ होगा AB का, वो कितना होगा 2L। दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होती है, सॉरी द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है, ओके। लैला मजनू की जोड़ी के बीच जो दूरी होती है ना, उसको हम लोग 2L से प्रदर्शित करते हैं, और यह बहुत कम होता है जीरो नहीं होता है, जीरो दोनों चिपक जाएंगे, जब दोनों चिपक जाएंगे तो वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखिए Q इंटू ई, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, BC है, ठीक है, यहाँ पे BC है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहे हैं, अगर हम लोग लिखें साइन थीटा, इस त्रिभुज में साइन थीटा लिखें, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा BC अपान AB, या BC इक्वल टू हो जाएगा AB साइन थीटा, और AB कितना है 2L, ठीक है, AB कितना है 2L है, ठीक है। AB का जो वैल्यू है वो कितना होगा 2L होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है, और लिख सकते हैं Q इंटू 2L, लिख सकते हैं ना, Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। और आप जानते हैं Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, यानी कि P के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा PE साइन थीटा, ओके। ये हो गया एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र, ठीक है। अब चूंकि आपको पता है बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी एक सदिश राशि है। यहाँ पे टाउ, P और E तीनों सदिश राशियाँ हैं। अगर इस हम लोग संबंध को या इस सूत्र को अगर हम लोग सदिश रूप में लिखें, ठीक है, सदिश रूप में, तो हम लोग लिख सकते हैं सदिश टाउ बराबर सदिश P क्रॉस सदिश E, ठीक है, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, ओके। यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट लिख दे रहे हैं, जो टाउ है एक अक्षीय सदिश है, एक सदिश राशि है जिसे हम लोग अक्षीय सदिश कहते हैं, ये सदिश राशि है, बस इतना ही, सदिश राशि, ओके। टाउ क्या है, सदिश राशि, और इसका एसआई मात्रक क्या होगा, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बस फार्मूले से ही हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे दूरी। तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। तो ये हो गया बल आघूर्ण का मात्रक, एसआई मात्रक, ठीक है। और ये फार्मूला है टाउ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। ये फार्मूला किसका है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का ये सूत्र है। ध्यान दीजिएगा इसका सदिश रूप भी है, टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो सदिश गुणन है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, सदिश जो गुणन होता है
वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर सदैव हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग टाउ बराबर जब भी सदिश रूप में लिखेंगे तो टाउ बराबर P क्रॉस E ही लिखेंगे, E क्रॉस P नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सदिश गुणनक्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ओके, क्लियर है? ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इस बल आघूर्ण की दिशा ज्ञात करने की, तो देखिए बल आघूर्ण की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सदिश गुणन का दिशा ज्ञात करते हैं वह दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग मान लीजिए P क्रॉस E टाउ का दिशा ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिंगर्स को, अंगुलियां जो है दाहिने हाथ की अंगुलियों को अंगूठे के लंबवत रखते हैं, फिर इन अंगुलियों को पहले सदिश की दिशा में रखते हैं और किधर मोड़ते हैं, दूसरी सदिश की दिशा की तरफ। तो जो अंगूठे का दिशा होता है वह किसका दिशा बताता है, सदिश गुणन का परिणामी का दिशा। ठीक है, तो P क्रॉस E, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर P किधर है, ऊपर की तरफ है ना, ठीक है, और हम लोग किधर मोड़ेंगे इसको, E की तरफ। तो ध्यान दीजिए यहाँ हम लोग अंगुलियाँ किधर रखे हैं, P की तरफ, और किधर मोड़ेंगे, E की तरफ। तो E की तरफ मोड़िए तो थंब किधर हो जा रहा है, अंदर की तरफ ना, इस वाइट बोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो टाउ का दिशा होगा इस वाइट बोर्ड के लंबवत अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे एक कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने नोट किया है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर जो आरोपित बल होता है, नेट बल जो होता है वह शून्य होता है, बल आघूर्ण शून्य नहीं होता है। ठीक है, केवल बल शून्य होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस द्विध्रुव का साम्यावस्था के बारे में, ठीक है, तो यह संतुलन के बारे में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के संतुलन की बात करें तो चूंकि यहाँ पर इस वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित नेट बल कितना है, शून्य है, अतः यह वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, स्थानांतरीय संतुलन में होगा। लेकिन इस पर जो बल आघूर्ण है वो शून्य नहीं है, अतः यह जो वैद्युत द्विध्रुव होगा वह घूर्णी संतुलन में नहीं होगा। ठीक है, ओके। अगर इसी द्विध्रुव को हम लोग असमान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो इस पर आरोपित नेट बल भी शून्य नहीं होगा और नेट बल आघूर्ण भी शून्य नहीं होगा, अतः पिंड क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा, दोनों संतुलन में नहीं होगा। ये ना तो ये ना तो ये स्थानांतरीय संतुलन में होगा और ना ही ये घूर्णी संतुलन में होगा। ठीक है, स्थानांतरीय संतुलन के लिए ध्यान दीजिए क्या कंडीशन है। स्थानांतरीय संतुलन के लिए कंडीशन है कि जो वस्तु पर आरोपित कुल बल का मान कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और घूर्णी संतुलन के लिए कंडीशन है वस्तु पर आरोपित सभी बाह्य बल आघूर्णों का जो मान हो या बल आघूर्णों का जो परिणामी हो वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस फार्मूले से संबंधित। ओके, मैं वीडियो पॉज करके स्टॉप करके मैं मिटा दे रहा हूँ और क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ। ओके ओके, देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नोट कर दिया है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर दिया है, दो बिंदु आवेश प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम तथा माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम एक दूसरे से 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर में रखा गया है। ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का वैल्यू। ठीक है, और यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर रखा गया है तो इस पर आरोपित बल आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिया है
Q इक्वल्स टू कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी एक आवेश का मान लिखेंगे, केवल परिमाण, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी यानी कि 2L बराबर कितना है 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर, ओके। और वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, E इक्वल्स टू गिवन है 4 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। और क्षेत्र से कितने कोण पर रखा गया है 30 अंश के कोण पर, ओके, क्लियर है। यहाँ से देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल्स टू आप जानते हैं क्या होता है Q इंटू 2L, ओके। Q का वैल्यू कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और 2L कितना है 2.4 इंटू 10⁻⁻10, ओके। इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगर टेबल याद है 24 का तो या आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 24 दूना 48 होता है और 24 तियाँ 72 होता है। 72 और 4 कितना होगा 76। 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे तो 7.68, ठीक है। 7.68 इंटू 10⁻⁻29, 10 पे -19 और 10 पे -10, टोटल पावर कितना हो जाएगा 10⁻⁻29। और P का यूनिट क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, ओके, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, दूसरा क्वेश्चन देखिए, टाउ का मान पूछ रहा है। टाउ इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है PE साइन थीटा, ओके, क्लियर है। हम लोग जानते हैं P का वैल्यू आया है 7.68 इंटू 10⁻⁻29 और E का वैल्यू है 4 इंटू 10⁵ इंटू साइन 30 डिग्री, ओके, क्लियर है। अब देखिए 7.68 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 4 इंटू 10⁵ इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है ना जी। लो मेरे भाई, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है ना आपको, भाई यार सबको पता होगा, ये छोटी सी बात है। तो 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए कितना आ जा रहा है 2 8 16 और 2 6 12 1 13 और 2 7 14 1 15। कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे 2 अंक बाद। पावर देखिए 10 पे -29 और 10 पे +5 तो 10 पे माइनस कितना बचेगा 24। और अगर एक डिजिट हम लोग इधर ला दें पॉइंट को तो कितना हो जाएगा -23 टाउ न्यूटन मीटर, ओके। ये हो गया टाउ का मान, बल आघूर्ण का मान, ओके, क्लियर है। देख लीजिए एक बार और, (7.68 इंटू 10⁻⁻29 और 1.536 इंटू 10⁻⁻23 न्यूटन मीटर, ओके। मिटा दूं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस कंसेप्ट से, ओके। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये दूसरा क्वेश्चन है, स्क्रीन नहीं व्हाइट बोर्ड पे ये दूसरा क्वेश्चन है, मैंने नोट कर दिया है। एक वैद्युत द्विध्रुव को 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा गया है, 30 डिग्री पर रखा गया है, ओके। और इस पर 6 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। ये तो उससे भी पिछले वाले से भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको दे दिया है क्वेश्चन में, दे दिया है क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर दे दिया है 10⁵
न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। और इस पर आरोपित बल आघूर्ण का मान दे दिया है 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर। और दोनों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण दे दिया है 30 डिग्री। ओके, ये सारी चीज़ें दिया है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, और इस क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री। और इस पर आरोपित बल आघूर्ण का मान कितना है 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर, ठीक है। हमको ज्ञात करना है P का वैल्यू कितना होगा बल आघूर्ण का। तो हम जानते हैं P इक्वल्स टू होता है, जानते हैं टाउ इक्वल्स टू होता है PE sin थीटा। ओके, हमको P फाइंड करना है, तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टाउ अपान E sin थीटा। ओके, यहाँ पे देखिए P इक्वल्स टू हो जाएगा, टाउ का वैल्यू कितना गिवन है 6 × 10⁻24, ओके, डिवाइडेड बाई E का वैल्यू कितना है 10⁵ sin 30 डिग्री। ओके, यहाँ से देखिए P इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁵ ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 10⁻24 -5 -29 डिवाइडेड बाई 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 12 × 10⁻29, या लिख सकते हैं 1.2 × 10⁻28 कूलाम मीटर। P का यूनिट क्या होता है कूलाम मीटर। ओके, क्लियर है, क्लियर है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए अच्छे से। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण, ठीक है, और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोगों ने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।